और पटना के दीघा से एक बड़ी खबर, जहां जयपुर सेतु पर ट्रकों का परिचालन शुरू क्या हुआ। ट्रैफिक पुलिस लूट खसोट में लग गई है। महज 3 दिन पहले यहां ट्रकों का परिचालन शुरू हुआ है और ट्रैफिक जवान अधिकारियों की मौजूदगी में जेब गर्म करने में लग गए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे जवान ट्रक रोककर पैसे की अवैध वसूली में लगे हैं। सवाल यह है कि सरकार सरकारी महकमों में भ्रष्टाचार खत्म करने की बात करती है, लेकिन पटना में सरकार के नाक के नीचे जब ये हाल है तो बाकी जगहों का अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। तो कभी सब्जी विक्रेताओं से वसूली तो कभी ट्रकों से वसूली भाई बनकर रह गए हैं पुलिसकर्मी। और संजय है हमारे साथ अपडेट के साथ। संजय, इतने कैसे इस तरह से बातें हो सकती हैं, इस तरह की तस्वीरें कैसे आ सकती हैं जब बार बार समझाइश की कोशिश होती है, इन्हें समझाने की कोशिश होती है कि आप वसूली भाई नहीं बनिए, लेकिन ऐसी तस्वीरों का आना चिंताजनक है कि सरकार जो कहती है उनकी बातों में दम नहीं है, या फिर जिस इकबाल की बात हम करते हैं वो पुलिस वालों के लिए कोई मायने नहीं रखता। संजय, चलिए संजय से संपर्क नहीं बन पाया है, लेकिन संजय आप हमें सुन पा रहे हैं? हेलो। और ट्रैफिक एसपी हमारे साथ फोन लाइन पर। मिश्रा जी, एक चीज जरा बताइए कि आज जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, ड्यूटी छोड़कर जेब गर्म करने में पुलिसकर्मी लगे हुए हैं, तो ये वसूली भाई वाली जो क्रिया प्रक्रिया चल रही है, इससे निजात कैसे मिलेगी? कुछ किस तरीके से आप इस पर एक्शन लेने वाले हैं? देखिए, अभी चेहरा तो नहीं दिख रहा है, लेकिन मैं इसकी इंक्वायरी करवाता हूँ और जो संबंधित कर्मी है उसे निलंबित कर दिया जाएगा और कार्रवाई भी की जाएगी। एक सिपाही दिख रहे हैं आपके हिसाब से, लेकिन लगातार आप उसे उल्टा दिखा रहे हैं, माने उसका चेहरा नहीं दिख रहा है। हाँ, वो पीछे से तस्वीरें ली गई हैं। हाँ, पीछे से राइट तस्वीरें ली गई हैं और इसकी हम जांच कर लेते हैं। जिसकी भी ड्यूटी यहाँ पर है उनके खिलाफ तो निश्चित रूप से कठोर कार्रवाई करेंगे ही और इस चीज को ठीक करेंगे। बिल्कुल, लेकिन इस तरह की घटनाएं आगे ना हो, हम बराबर ये सवाल इसलिए करते हैं क्योंकि ये मॉनिटरिंग बेहद जरूरी है। ठीक है, हमारा काम है कि तस्वीरें दिखाना और जगाना, हमने जगा दिया है, लेकिन आपकी तरफ से किस तरह से इस पर रोक लग सकेगी? क्यों आपकी तरफ से कुछ अभी बिल्कुल यहाँ पर मूवमेंट के लिए मूवमेंट ही नहीं होना चाहिए। यहाँ इस कांस्टेबल का यहाँ होना कोई औचित्य नहीं लग रहा है राइट साइड में, तो इस पर कार्रवाई तो निश्चित रूप से होगी और इस पर रोक भी लगाई जाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ट्रैफिक एसपी साहब हमारे साथ फोन लाइन पर थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस पर रोक लगाई जाएगी। और जो सिपाही की गतिविधि, हालांकि तस्वीरें पीछे से ली गई हैं, लेकिन राइट साइड में यानी कि दाहिनी तरफ, सड़क की दाहिनी तरफ ये क्या कर रहा है, ये एक सवाल है। इसमें साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि ट्रक में जो ड्राइवर है एक एक कर गाड़ियों को धीमा ये जवान करा रहा है और उसके बाद रुपयों की वसूली की जा रही है और रुपए इसको पकड़ाए जा रहे हैं। हो सकता है वो 500 रुपये हों या फिर 200 रुपये हों, लेकिन रुपए पकड़ाए जा रहे हैं। और ये इस बात की तस्दीक करता है कि जो व्यवस्थाएं हैं उसमें कहीं ना कहीं लोच है। हालांकि इस पर थोड़ा भरोसा हम कर सकते हैं कि ट्रैफिक एसपी ने जो बात कही है कि हम अपनी तरफ से इस पर कार्रवाई करेंगे, इस जवान पर एक्शन तो ज़रूर होगा और इनके जो अधिकारी यहाँ पर, इनसे जो बड़े अफसर मौजूद होंगे, उन पर भी कार्रवाई होगी कि आपने किनके आदेश से ये खड़े हुए थे और इन्होंने ट्रकों से अवैध वसूली की थी। तो न्यूज़ 18 की खबर का असर हुआ है। ट्रैफिक एसपी ने इस मामले पर तुरंत संज्ञान लिया है और वसूली करने वाले जो जवान हैं उन पर कार्रवाई की बात अभी ट्रैफिक एसपी ने न्यूज़ 18 से बातचीत के दौरान कही है। और एक गंभीर सवाल इस बात को लेकर है कि एक तस्वीर हमारी तरफ से सामने आती है, उस तस्वीर पर एक्शन की बात होती है। अब उन नाकों की बात कीजिए, उन चेक पोस्ट की बात कीजिए जहां से गाड़ियां और ट्रक जो हैं वो निकलते हैं, कितनी वसूली होती होगी, ये सवाल खड़े करता है। और इमरजेंसी के 43 साल पूरे होने पर बीजेपी आज और कल देश भर में काला दिवस मना रही है। बिहार समेत देश के हर राज्य में इसे लेकर कार्यक्रम किए जा रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह इस मौके पर अहमदाबाद में एक कार्यक्रम में शिरकत करने वाले हैं और आपातकाल के दौरान मीसा कानून से प्रभावित लोगों को सम्मानित करेंगे। शाह बताएंगे कि किस तरह इंदिरा गांधी की सरकार ने इस कुख्यात कानून के जरिए राजनीतिक लोगों के खिलाफ इस्तेमाल किया था। और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आज पटना में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। विद्यापति भवन में आयोजित कार्यक्रम में डिप्टी सीएम सुशील मोदी, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय के साथ पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता शिरकत करने वाले हैं। तो
तो बीजेपी की तरफ से आज काला दिन मनाया जा रहा है। इमरजेंसी का काला दिन के नाम पर इसे लोगों को बताने की कोशिश हो रही है कि किस तरीके से लोकतंत्र के काले दिन आपातकाल के 43 साल पूरे हुए हैं और किसानों के हितों की बात, जनता के हितों की बात कांग्रेस करती है। हालांकि ये जनता तक एक मैसेज पहुंचाने की कोशिश है बीजेपी की तरफ से कि देखिए कांग्रेस की जो सोच है वो इमरजेंसी के इर्द गिर्द आज भी घूमती है। और इमरजेंसी के 43 साल पूरे होने के मौके पर पीएम ने भी ट्वीट किया है। इमरजेंसी के दौरान नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष करने वाले लोगों को उन्होंने याद किया। पीएम मोदी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि मैं उन सभी महान महिलाओं और पुरुषों के साहस को सलाम करता हूं जिन्होंने 43 साल पहले लगाए गए आपातकाल का दृढ़ता से विरोध किया था। उनके संघर्षों ने लोगों के अधिकारों को, नागरिक स्वतंत्रताओं को दबाने के दौरान सुनिश्चित रखा। और चलिए ब्रिजम पांडे हमारे साथ सीधे जुड़ते हैं। ब्रिजम, कांग्रेस किसानों की बात कह रही है, अभी कह रही है, आज के दिन कह रही है, आंदोलन करती है, आज के दिन की बात करती है, लेकिन बीजेपी ने जिस आपातकाल को आज याद किया है उसकी याद दिला रही है जनता को। कितना बड़ा इसका इम्पैक्ट होगा, लोग कितना समझ पाएंगे, नई पीढ़ी सामने है, उसे आपातकाल को समझाना कितना आसान होगा और कांग्रेस के लिए कितनी बड़ी मार होगी? देखिए, चुनावी साल है, आपातकाल का हर साल इस तरह का एक दिवस बीजेपी मनाती रही है। और आपको बता दें कि हर साल के अपेक्षा इस साल जो कार्यक्रम किया जा रहा है वो बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। जाहिर सी बात है, ये चुनावी साल है विवेक। इस चुनावी साल में इस आपातकाल का महत्व, आपातकाल दिवस का, आपातकाल के इस काले दिन के दिवस का महत्व काफ़ी बढ़ जाता है उस लिहाज से जब सरकार में बीजेपी हो और विपक्ष में कांग्रेस हो और उस समय लोगों के सामने ये द्वंद्व की स्थिति हो कि किसे वोट करना है। तो बीजेपी के लिए ये एक सुनहरा मौका है कि वो लोगों को बताए कि आपातकाल किन परिस्थितियों में लगी थी, आपातकाल किन परिस्थितियों में लगाई गई थी, थोपी गई थी आपातकाल। तो ये बताने की कोशिश बीजेपी की रहेगी। और मैं अभी मौजूद हूँ पटना के एयरपोर्ट पे। अभी थोड़ी देर में धर्मेंद्र प्रधान यहाँ पहुँचने वाले हैं। मैं कैमरा पर्सन राजीव से कहूँगा कि वो दिखाएं कि किस तरह से बीजेपी ने उनके स्वागत का इंतजाम किया हुआ है। और आप देखिए, बीजेपी के तमाम जो बड़े नेता हैं, सुशील कुमार मोदी हैं, मंगल पांडे हैं, नंद किशोर यादव हैं। सुशील कुमार मोदी, नंद किशोर यादव तो आपातकाल के दौरान जेल में थे। और आपको बता दें कि सुशील कुमार मोदी ने अपने संस्मरण में उन्होंने लिखा है कि जब आपातकाल के दौरान वो जेल में थे तो उनकी बहन की शादी हुई थी और बहन की शादी में वो शामिल नहीं हुए थे। नंद किशोर यादव के बारे में ये कहा जाता है कि नंद किशोर यादव की शादी हो चुकी थी, गौना का समय था और वो जेल में थे तो लोटा रखकर उनका गौना किया गया था। तो ये कई ऐसी बातें हैं जो जेल के दौरान तमाम नेता जेल में थे, आपातकाल पूरे देश में था और कई नेता भूमिगत हो चुके थे। उस दरमियान जब आज का दिन बीजेपी याद करने जाएगी तो पूरी तरह से उनका मूड होगा कि कांग्रेस पर प्रहार करे लोगों। लेकिन बीजेपी बहुत कुछ बोल रही है और सभी उन दिनों को याद कर रहे हैं कि किस परेशानी से उन्होंने उस दिन को निकाला है। नीतीश कुमार चुप हैं, जेडीयू चुप है और आपातकाल पर सुबह से लेकर अभी तक हम बैठे हैं, एक बयान नहीं आया है जिसमें कहीं ना कहीं ये लगे कि ये कहीं ना कहीं बीजेपी से तालमेल रखता है या बीजेपी की सोच से तालमेल रखता है। देखिए, बीजेपी ने लगातार कई दिन पहले से ही इस कार्यक्रम की घोषणा कर दी थी विवेक, लेकिन नीतीश कुमार के लिए ये सुनहरा मौका था। नीतीश कुमार उस दरमियान आपातकाल के तमाम जो ये अभी के जो फहरिस्त के नेता हैं, नीतीश कुमार हो गए, लालू यादव हो गए, नंद किशोर यादव हो गए, सुशील कुमार मोदी हो गए, ये तमाम जो नेता हैं वो आपातकाल से ही नेता बने हैं। यानी कि आपातकाल के बाद ही, आंदोलन के बाद ही, जेपी के आंदोलन के बाद ही ये तमाम लोगों की नेतागिरी चली है। और उस दरमियान यदि वो आपातकाल पे नहीं बोलना चाहते हैं या बोल नहीं रहे हैं तो ये राजनीति, आगे की राजनीति की सोच है। क्योंकि कल नीतीश कुमार ने अपने भाषण में ये जरूर कहा कि समाजवादी नेता व्यक्तिवादी हो गए हैं। यानी कि समाजवाद की कल्पना तो समाजवादी नेता करते रहे हैं जो जेपी के शिष्य कहे जाते हैं, समाजवाद की बात तो जरूर करते हैं लेकिन व्यक्तिवाद में ज़्यादा विश्वास रखते हैं। उनका इशारा साफ तौर पे था कि लोग परिवारवाद में ज़्यादा अंदर चले गए हैं, समाज की सोच नहीं रखते हैं, समाज के कल्याण के बारे में नहीं सोच रखते हैं। तो ये कई बातें उन्होंने कल कही।
लेकिन आज का जो कार्यक्रम है ये विशुद्ध रूप से बीजेपी का कार्यक्रम है। चुनावी साल है तो बीजेपी इस पूरे कार्यक्रम को चुनावी हमले के रूप में देखेगी और चुनावी हमला करेगी भी, क्योंकि चुनावी साल में ये मौका जो आपातकाल के काला दिवस का मौका है उसे वो भुनाना चाहेगी। चलिए, इसे भुनाने की कोशिश की जा रही है बीजेपी की तरफ से। आपसे अपडेट लेते रहेंगे बाद में भी। बहुत बहुत शुक्रिया। राज्यपाल सत्यपाल मलिक इमरजेंसी के दौर के लोगों को दी गई यातना को याद करते हुए उन्होंने कहा कि इमरजेंसी के दौरान जेल जाने से दर्जनों जिंदगियां बर्बाद हो गईं और लोगों को भारी नुकसान हुआ। जो आपने 11 महीने का वक्त गुजारा वो कैसा था? उस वक्त क्या चीजें वहां पर चलती थी, तो क्या चर्चाएं होती थी? जेल बहुत बुरी चीज है। जब आप जेल चले जाते हैं तो जो आपके पीछे परिवार रह जाता है उसका कोई देखने वाला नहीं। मैं ऐसे दर्जनों केस जानता हूं जिनके परिवार बर्बाद हो गए उनके जेल में जाने से। किसी के फादर का ऑपरेशन होना था, नहीं हो पाया। किसी की पत्नी उसके भाई के साथ छोड़ के भाग गई। किसी की जमीन पे किसी ने कब्जा कर लिया। बहुत नुकसान हुआ लोगों का। चलिए, मैट्रिक का रिजल्ट आज शाम 4:30 बजे जारी होगा। बीएससीबी कार्यालय में शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन वर्मा रिजल्ट जारी करेंगे। शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव आर.के. महाजन, बीएससीबी अध्यक्ष आनंद किशोर और सचिव अनूप सिन्हा वहां मौजूद होंगे। और इस बार कुल 17,70,000 परीक्षार्थी मैट्रिक की परीक्षा में शामिल हुए थे। आंसर शीट घोटाले की वजह से रिजल्ट में देरी हुई है। और रजनीश से सीधे जुड़ते हैं। रजनीश, क्या खबर है? आज शाम को रखा गया है कि भाई आज रिजल्ट जारी कर देंगे और कृष्णनंदन वर्मा जी भी मौजूद होंगे जिन्हें यह रिजल्ट जारी करना, अध्यक्ष भी होंगे, सचिव भी होंगे। रिजल्ट जारी हो जाएगा? विवेक, देखिए, छात्रों के इंतजार आज खत्म हो रहे हैं और सबसे बड़ी बात है कि रिजल्ट में 25 दिन लगभग देरी हुई है। और गोपालगंज कॉपी जो गायब होने का मामला है उसने बोर्ड को काफी परेशान कर रखा था। हालांकि बोर्ड ने यह दावा किया था कि कॉपी को जो है बरामद कर लिया गया है, लेकिन रिजल्ट आज जारी होने वाला है। हम सबसे पहले दर्शकों को ये जानकारी दे दें कि हमारे पास जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, हम काफी पहले जो सूत्र है हमारा वो बता रहा है कि लगभग 62% छात्र जो है सफल हुए हैं। यानी विवेक, ये खबर अच्छी है क्योंकि इंटर में 53% मात्र रिजल्ट रहा था, लेकिन मैट्रिक का रिजल्ट अगर बात कर लें तो मैट्रिक के रिजल्ट में 62% छात्र जो है सफल हुए हैं। ये हम सबसे पहले सूत्रों के हवाले से खबर बता रहे हैं और अगर ऐसा रहा तो रिजल्ट बेहतर है। हालांकि ग्रेस देने के बाद 62% रिजल्ट बहुत बेहतर नहीं है, लेकिन 60% से ज्यादा छात्र सफल हुए हैं। इससे कहीं ना कहीं रिजल्ट जो है पिछले साल की तुलना में काफी बेहतर रहा है। लेकिन बता दें आपको कि इस बार रिजल्ट को लेकर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति कई चरणों में जो मूल्यांकन है उसको अपने स्तर से किया है। चूंकि जो टॉपर वेरिफिकेशन से लेकर जो मूल्यांकन एक्सपर्ट द्वारा कराया जाता है, सभी स्तर से गुजरने के बाद आज रिजल्ट जारी हो रहा है। हालांकि रिजल्ट मई महीने में ही जारी होनी थी, अंतिम मई में, लेकिन कुछ कारणवश रिजल्ट तैयार होने के बाद भी बिहार बस रजनीश, उन्हीं कारणों की बात हम करते हैं। आंसर शीट की जो कॉपियां थी, जिन कॉपियों का पता नहीं चला, पता चल पाया है कहाँ है वो कॉपियां, या उस बारे में ये जानकारी देंगे अध्यक्ष महोदय? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अब तक बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से यह नहीं कहा गया है कि कितनी कॉपियां बरामद हुई है और कॉपी कहां है। जो कबाड़ी वाले की गिरफ्तारी हुई है, जो नाइट गार्ड और जो प्यून की गिरफ्तारी हुई है, उसने अब तक बड़े किसी शख्स का नाम नहीं लिया है। उसके आधार पर यह कहा गया है कि जो एसपी हैं गोपालगंज के और डीएम हैं उनको सम्मानित किया जाएगा, एसआईटी की टीम को सम्मानित किया जाएगा। लेकिन अब तक ये संदेहास्पद है कि कॉपी कहां है, क्योंकि देवरिया भी पुलिस की टीम लगातार छापेमारी कर रही है, उत्तर प्रदेश के देवरिया में। तो जो 42,000 कॉपियां हैं, वैसे 42,000 छात्र, उनका रिजल्ट कैसे जारी होगा, स्क्रूटनी कैसे होगा, चैलेंज कैसे कर पाएंगे, ये कई सवाल हैं जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ही दे पाएगा। हालांकि इसको लेकर राजनीति तेज थी और अब भी राजनीति है। नवल किशोर यादव जो बीजेपी के एमएलसी हैं, उनका सीधा कहना है कि बोर्ड ये बताए कि आखिर कॉपी कहां है और मीडिया के समक्ष, समाज के समक्ष ये रखे कॉपी कि कितनी कॉपियां बरामद हुई है। हालांकि रिजल्ट का इंतजार सभी लोगों को है, 4:30 बजे का वक्त ज्यादा नहीं है। इंतजार हमें भी है कि रिजल्ट जारी होने के बाद जो परीक्षार्थी है वो सवाल खड़ा करते हैं या फिर नहीं। हालांकि रिजल्ट जो है उसको लेकर पहले से ही सवाल खड़ा हुआ है, तो बोर्ड के लिए चुनौती कम नहीं है विवेक।
चूंकि जिस तरह से लगातार मैट्रिक के रिजल्ट से पहले सवाल खड़ा होता रहा, हंगामा होता रहा, और आज बता दें आपको कि स्टूडेंट यूनियन ने भी कहीं ना कहीं आह्वान किया है कि रिजल्ट के वक्त हंगामा कर सकते हैं, तो बोर्ड की सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी हो सकती है। 4:30 बजे के आसपास हम बिल्कुल रिपोर्ट लेते रहेंगे रजनीश आपसे, रिपोर्ट लेते रहेंगे आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया अभी के लिए। और चतरा से एक बड़ी खबर आ रही है कि पावर हाउस में चोरों ने तांडव मचा दिया है। ट्रांसफार्मर के कॉपर वायर और एटीपी मशीन से लाखों की चोरी की गई है। बंद पड़े ट्रांसफार्मर को काटकर कॉयल भी उसका निकाल कर ले भागे हैं चोर, और करीब 70,000 रुपए की चोरी की गई है। इटखोरी थाने से चंद गज की दूरी पर सब स्टेशन है। चलिए, बिजली करंट से भी अब चोरों को डर नहीं है, और ट्रांसफार्मर को काट कर उसका कॉयल ले उड़ते हैं चोर। आप उनकी हिम्मत देखिए और सिक्योरिटी का इंतजाम देखिए। और औरंगाबाद सिविल सर्जन कार्यालय का हैरत अंगेज कारनामा सामने आया। सिविल सर्जन कार्यालय ने एक ऐसे एएनएम का ट्रांसफर कर दिया जिसकी मौत 1.5 साल पहले हो चुकी है। ये तस्वीर है निर्मला रुल्ला की, जो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन औरंगाबाद सिविल सर्जन की लापरवाही की हद देखिए कि मृत एएनएम निर्मला रुल्ला का ट्रांसफर कर दिया। निर्मला रुल्ला की फरवरी 2017 में उस वक्त मौत हो गई जब वो रफीगंज के विशंबरपुर पीएचसी में बतौर एएनएम पदस्थापित थी। उनके परिजनों ने उसी वक्त इनकी मौत की लिखित सूचना औरंगाबाद सिविल सर्जन कार्यालय को दे दी थी। इसके बावजूद 21 जून 2018 को सिविल सर्जन कार्यालय की ओर से जारी एएनएम के तबादलों की सूची में निर्मला रुल्ला नाम शामिल कर दिया गया। जारी आदेश के अनुसार निर्मला अभी भी विशंबरपुर पीएचसी में बतौर एएनएम कार्यरत है और इनका तबादला रफीगंज प्रखंड के बड़ोखर स्थित पीएचसी में कर दिया गया है। सिविल सर्जन कार्यालय की इस करतूत की जानकारी जैसे ही कर्मचारी यूनियन को लगी, उन्होंने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। इनको स्थानांतरण उद्योग चलाना था, इनके पास समय कम था। 21 तारीख को तो स्वयं सिविल सर्जन साहब को स्थानांतरण कर दिया गया था, तो वैसे आनन फानन में मरे हुए को भी इन्होंने स्थानांतरण कर दिया। हालांकि इस विरोध का असर लापरवाही करने वाले अधिकारियों पर होता नहीं दिख रहा। सिविल सर्जन तो मानवीय भूल बताकर अपने कर्मचारियों का बचाव तक कर दिया। मैं इस बात को जांचूंगा और इसे एक मानवीय भूल माना जा रहा है, और पद पर जहां वो गए हैं, अगर ऐसा नहीं हुआ तो दूसरा एएनएम का पद हम लोग करने की कोशिश करेंगे। वैसे मीडिया में खबर आते ही जिलाधिकारी ने तबादले की सूची को तत्काल रद्द करने का आदेश दिया है, लेकिन सवाल ये उठता है कि बार बार यही भूल आखिर क्यों और कैसे दोहराई जा रही है। इससे पहले भी देव में आयोजित होने वाले चैती छठ मेले के दौरान भी सिविल सर्जन कार्यालय ने इनकी ड्यूटी देव में लगा दी थी। ऐसे में ये सवाल उठना लाजमी है कि ये सिर्फ मानवीय भूल है या किसी की साजिश या फिर शरारत। संजय कुमार, न्यूज़ 18, औरंगाबाद। सीएम रघुवरदास आज रांची के सूचना भवन में सीधी बात कर रहे हैं और इस दौरान जनता की शिकायतों को लेकर सूबे के मुखिया रघुवरदास अधिकारियों को दिशा निर्देश दे रहे हैं। और इस कार्यक्रम का मकसद है जनता की शिकायतों का तुरंत निपटारा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो रहे इस संवाद में तमाम आला अधिकारी मौजूद हैं। और चलिए हम ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सचिव स्तर के जो भी अधिकारी हैं उन मामलों का निपटारा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री अभी जो सूचनाएं मिल रही हैं, मुख्यमंत्री अभी तक यहाँ नहीं पहुंचे हैं, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शिकायतों का निपटारा किया जा रहा है। तमाम सचिव स्तर के अधिकारी यहां पर मौजूद हैं और वो अभी तमाम मामलों पर संज्ञान ले रहे हैं। और चलिए, बिहार झारखंड की बाकी खबरों को देखने के लिए लॉगिन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18bihar.com और news18jharkhand.com पर। नमस्कार।